मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। इसे बनने में हज़ारों सालों का, मिलियंस ऑफ ईयर्स का वक्त लग जाता है। लेकिन जिस रेट के साथ ये बनता है वो तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंसान जिस रेट के साथ, जिस स्पीड के साथ मिनरल्स को यूटिलाइज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में लोगों की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बढ़ती आबादी की जो डिमांड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मिनरल का इस्तेमाल, मिनरल का कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन मिनरल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि मिनरल्स को हम वेस्ट ना करें। माइनिंग के दौरान मिनरल्स का जो भी वेस्टेज हो, उस वेस्टेज को हम कम करें। और जो भी मेटल्स हैं, जिन मेटल्स को रिसाइकल किया जा सकता है, उसको हम रिसाइकल करें, ताकि हम मिनरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें। आमतौर पे 3R टेक्निक, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस, इन टेक्निक्स के ज़रिए से, इन अलग अलग तरीक़ों को फॉलो कर कर हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं कि कोई भी एक सामान को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोतल है तो बोतल से अगर स्प्राइट पिया, मज़ा पिया या फिर कोल्ड ड्रिंक पिया, तो उस बोतल का इस्तेमाल पानी पीने के लिए कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब जो भी वेस्टेज है, जो भी बर्बादी है, उसको कम कर सकते हैं। और जो भी मेटल्स हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। पावर रिसोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एनर्जी। यहाँ पे एक स्टोरी दिया है कि सनी की माँ अपनी दिन की शुरुआत गीजर ऑन कर कर करती है। सनी को स्कूल जाना होता है, तो सनी के स्कूल के यूनिफॉर्म को वो आयरन करती है। इसके बाद वो किचन जाती है, ब्लेंडर में, मिक्सर में सनी के लिए जूस बनाने के लिए। सनी जब उठता है तो वो ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो स्कूल जाता है। जब सनी स्कूल जा रहा होता है तो वो लाइट को, फैन को ऑफ करना भूल जाता है। तो उसकी माँ काम वगैरह निपटाकर या काम करते दौरान ही क्या करती है, जो भी बल्ब है, फैन है, उसको ऑफ़ कर देती है। तो जब वो ऑफ़ कर रही होती है तो वो सोचती है कि जो शहर है, जो सिटी है, जो टाउन है, वहाँ पे लाइफ कितना कंफर्टेबल हो जाता अगर हमारी जो डिपेंडेंसी है अलग अलग गैजेट्स के ऊपर, जो एनर्जी को कंज्यूम करती है, ये जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में एक काफ़ी बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। इसके कहने का मतलब ये है कि शहरों के अंदर, सिटी के अंदर, टाउन के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, या तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, यानी कि बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा रीज़न है माइग्रेशन, कि शहरों में, सिटी के अंदर, गांव के इलाकों से, आसपास के रूरल एरिया से लोगों का माइग्रेशन होता है। लोग शहरों में शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से शहर के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसकी वजह से लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है। एनर्जी के लिए भी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल तक नहीं हो पा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के आने से लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, ताकि इंडस्ट्री चल सके। खेती करने के लिए एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी है वो अलग अलग सोर्सेज से बनाया जाता है। तो जो भी पावर रिसोर्सेज है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो कॉन्वेंशनल सोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज। कॉन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो ये एनर्जी के ऐसे सोर्सेस हैं जिसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से एक इंसान करता आ रहा है, जो कॉमनली यूज में है, जैसे कि जंगल से इकट्ठा की हुई लकड़ी, फायरवुड, या फिर फॉसिल फ्यूल,
ये जो दो सोर्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं। फायरवुड की बात करें यानी कि जंगलों से या फिर पेड़ की जो सूखी टहनियाँ हैं, जो ड्राई ब्रांचेस हैं, उसको तोड़कर एक इंसान अपनी नीड को पूरा करता है। तो फायरवुड का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है, हीटिंग के लिए किया जाता है कि ठंड में अगर काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा हो तो लोग गर्मी के लिए या फिर हीट ऑब्टेन करने के लिए लकड़ी जलाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आमतौर पे इन दो पर्पस के लिए, कुकिंग और हीटिंग, इसके लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। हमारे देश में गांव के जो लोग हैं उनकी 50% से भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट फायरवुड से पूरा हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल किससे बने होते हैं? तो आज से मिलियन ऑफ ईयर्स पहले प्लांट या फिर एनिमल्स जो कि मर गए, जब वो धरती के नीचे दब जाते हैं तो वही प्लांट और एनिमल के जो अवशेष हैं, जो रिमेन्स हैं, वो हीट और प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कि जैसे ये प्लांट है या फिर कोई भी एनिमल है, वो मर गया तो अर्थ के सरफेस के नीचे दब जाता है, और अर्थ के सरफेस के नीचे दब जाने की वजह से वहाँ पे जो एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम प्रेशर है, और ये जो ऊपर का लोड है, सुपर इनकम्बेंट लोड इसे कहते हैं। यानी यहाँ पे अगर कोई प्लांट रिमेन है तो इसके ऊपर एक एक रॉक का लेयर्स है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सुपर इनकम्बेंट लोड, ओवरलाइंग लोड। इस ओवरलाइंग लोड की वजह से, प्रेशर की वजह से, वो जो प्लांट और एनिमल रिमेन्स है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि ये जो फॉसिल फ्यूल है ये कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। इन मिनरल्स का जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, यानी ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिसोर्स इस दुनिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स है जो कि अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। जिस रेट के साथ इस दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों का डिमांड बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन का रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, लेकिन जिस रेट के साथ फॉसिल फ्यूल बनता है वो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है, लेकिन जिस रेट के साथ फॉसिल फ्यूल को एक इंसान कंज्यूम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसी वजह से इस चीज़ की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा। कोल, कोल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे किया जाता है, घर में खाना पकाने के लिए किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, स्टीम इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, इस चीज़ को थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर कहते हैं, या जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में होता है। वो कोल जिसका इस्तेमाल आज हम लोग कर रहे हैं, उसे बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लग गया। आज से लाखों साल पहले धरती के ऊपर जायंट फर्न्स, स्वैम्स थे, मॉसेस थे, जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे दब गए, और दबने की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से वो कोल में ट्रांसफॉर्म हो गए। इसी रीजन की वजह से कोल को ब्यूरिड सनशाइन कहा जाता है। ब्यूरिड इसलिए क्योंकि कोल अर्थ के सरफेस के नीचे बना है। सनशाइन इसलिए क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है, ये हमारी एनर्जी की, पावर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इसी वजह से कोल को ब्यूरिड सनशाइन कहा जाता है। दुनिया में बात करें मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की, तो वो हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। ये तो दुनिया की बात होगी।
अगर हम हमारे अपने देश भारत की बात करें तो इंडिया में मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, और ये सारे के सारे रीजन्स झारखंड के अंदर हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोल से कार चलता है वो ऑयल जिससे हमारी जो साइकिल है उसको स्किंग से हम प्रोटेक्ट करते हैं। इस साइकिल में जो चरचर की आवाज़ आती है, वो जो चरचर की आवाज़ है वो ना आए इसके लिए हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस या फिर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑयल या पेट्रोल बनता कहाँ से है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या है? एक थिक ब्लैक लिक्विड है, काला लिक्विड है, जो आमतौर पे कहाँ पाया जाता है? अर्थ के सरफेस के नीचे रॉक के लेयर्स के बीच में पाया जाता है और इसे ड्रिलिंग करके ऑयल फील्ड्स से निकाला जाता है। और ये ऑयल फील्ड्स आमतौर पे कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर ऑफ शोर में सी के अंदर पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया से ड्रिलिंग कर कर जब पेट्रोलियम को निकाल लिया जाता है, इसके बाद इस पेट्रोलियम को ऑयल रिफाइनरी में भेजा जाता है जहाँ पे क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है और उससे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स यानी कि डेरिवेटिव्स, तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के डेरिवेटिव्स को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम या पेट्रोल काफ़ी महंगा होता है, ये काफ़ी कीमती होता है, काफ़ी वैल्यूएबल होता है। अगर बात की जाए चीप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की पेट्रोलियम के मामले में, तो वो है ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर या फिर जो भी मिडिल ईस्ट की रीजन्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो आमतौर पे पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। इसके अलावे यूएसए, रसिया, वेनेजुएला, यूक्रेन, अल्जीरिया के अंदर भी पेट्रोलियम का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में असम के अंदर डिगबोई, मुंबई के अंदर बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदी का जो डेल्टाइक रीजन है, ये अलग अलग रीजन्स हैं जहाँ पे पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हैं, जहाँ पे ऑयल को अर्थ के सरफेस के नीचे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो मुंबई में मुंबई हाई है या बॉम्बे हाई है, ये ऑफ शोर में पाया जाता है, अरबियन सी में पाया जाता है और इसे सी बेड से पेट्रोल को निकाला जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल केवल लैंड पे ही देखने को मिलेगा, पेट्रोल ओशियन वेड के नीचे भी पाया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई पेट्रोल की। पेट्रोल की बात करें तो ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जहाँ दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पेट्रा और दूसरा ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी रॉक ऑयल, मतलब ऐसा ऑयल जो कि रॉक के लेयर्स के बीच में पाया जाता है। तो इसी वजह से इसका नाम पेट्रोलियम पड़ा। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस पेट्रोल के साथ ही पाया जाता है और ये उस वक्त रिलीज होता है जब क्रूड ऑयल अर्थ के सरफेस पे आता है। इसका इस्तेमाल हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे भी कर सकते हैं, यानी घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। अगर बात की जाए नेचुरल गैस के मेजर प्रोड्यूसर्स की, तो वो है रसिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड। इंडिया के अंदर जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अंदर कुछ ऑफ शोर इलाके हैं जहाँ पे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, डिपॉजिट्स हैं। दुनिया में काफ़ी कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नेचुरल गैस रिजर्व्स के डिपॉजिट्स हैं, मतलब नेचुरल गैस का जो रिजर्व है वो काफ़ी लिमिटेड है। इसकी वजह से नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल और एक्सपेंसिव हो जाता है। रिसेंट ईयर में फॉसिल फ्यूल का जो कंजम्पशन है, यूटिलाइजेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी अलार्मिंग रेट से ये डिप्लीट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है
तो फॉसिल फ्यूल के कंबस्चन और बर्निंग के दौरान अलग अलग प्रकार के टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जो कि एयर पॉल्यूशन करते हैं, जो कि एयर की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा डिट्रॉइट करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जो कि एक काफ़ी चिंता का विषय है। हमारे देश में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एयर पॉल्यूशन एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है और एयर पॉल्यूशन का एक काफ़ी बड़ा सोर्स फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयले को जलाया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, तो वहाँ से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एयर के अंदर, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल को जो जलाया जाता है अनकंट्रोलेबल अनचेक्ड मैनर में, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो अर्थ है वो जल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से है कि एक नल है, नल से बूंद बूंद कर पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे पानी का वेस्टेज हो रहा है। वैसे ही फॉसिल फ्यूल का अनकंट्रोलेबल बर्निंग इस धरती को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है। इसकी वजह से ये ज़रूरत आन पड़ी है कि हम कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन तलाशें, कोई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को फाइंड आउट करें जो कि क्लीन हो, इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैस रिलीज होते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। यहाँ पे बात की गई है CNG की, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है, जिसका इस्तेमाल व्हीकल्स को चलाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और इस चीज़ को पॉपुलराइज़ किया जा रहा है लोगों के बीच कि आप CNG का इस्तेमाल कीजिए, ख़ासतौर से 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या फिर अलग अलग ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन कम करता है, पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में ये कम पॉल्यूशन करता है, ये काफ़ी क्लीनर एनर्जी सोर्स है। इसी वजह से CNG, LPG या फिर और दूसरे अल्टरनेटिव नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल ज़्यादा हो, इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट और बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फोकस काफ़ी ज़्यादा है।